Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do second part of the chapter India's external relation. In first part basically we have discussed the international scenario. What was the context of the world at that particular time, right? So today we are going to do second part of the chapter. Okay, let us start now. अब देखो यहाँ this part was left. So what does independence consist of? It consists fundamentally and basically of foreign relation. This is the test of independence. अब these are the wordings of our country's first prime minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. वो क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस एक्चुअली में कंसिस्ट किससे होती है, ये किससे कंसिस्ट होती है, आपके बेसिकली फॉरेन रिलेशन से, और ये आपकी टेस्ट होती है, इंडिपेंडेंस को टेस्ट करती है. All else is local autonomy. Once foreign relation go out of four hands into the charge of somebody else, to that extent and in that measure you are not independent. मतलब वो क्या बोल रहे हैं, in simple words पंडित जवाहरलाल नेहरू is trying to say that if after being independent also you are trying to keep yourself in the hands of any other major power, then sorry to say after being an independent nation you are not independent, right? So these are the wordings of the पंडित जवाहरलाल नेहरू. और ये अब उन्होंने कब बोला था, ड्यूरिंग अ डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मार्च 1949. ये वर्डिंग कब की है, एक डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मार्च 1949 में, तो तब उनकी वर्डिंग्स हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो फर्स्टली वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी कंट्री को एक टाइप से गाइड किया कि हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, है ना. बिकॉज आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, मिडिल पाथ अडॉप्ट किया है, राइट. तो ऐसे में हमारी जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो कैसे फॉरेन पॉलिसीज की बात करता है, कैसे फॉरेन रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात करता है. सो वी विल डिस्कस इट. The Article 51 of Indian Constitution lays down the some directive principles of state policy on promotion of international peace and security. जो हमारा आर्टिकल 51 है वो क्या करता है, आर्टिकल 51 क्या बताता है, हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में जो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो क्या करेंगे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए वर्क करेंगे. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है जो प्रमोट करती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को. और स्टेट क्या करेगा, स्टेट इसमें क्या करेगा. अब इसके लिए देखो कैसे हमारी जो फॉरेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करने की बात करते हैं. स्टेट क्या करने की कोशिश करेगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. स्टेट, हमारा जो स्टेट है इंडिया है, वो क्या प्रमोट करेगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा. मेंटेन जस्ट एन ऑनरेबल रिलेशन विद बिटवीन नेशंस. ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरी कंट्रीज को खुद से ये मानोगे कि ये हमसे इंफीरियर हैं, वी विल नॉट कंसीडर इट. हम क्या करने की कोशिश करेंगे, एक जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे अदर कंट्रीज के साथ, दूसरे नेशंस के साथ. फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर. इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे, जो ट्रीटीज हैं उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे. ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल फॉर वन अनदर, मतलब हम एक दूसरे को प्रॉपर वे में ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, जितने और किस वे में कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं, हम उनको कंप्लीट रिस्पेक्ट करेंगे. अलॉन्ग विद दैट एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. और हम क्या करेंगे, जो सेटलमेंट्स होने चाहिए डिस्प्यूट्स के वो आर्बिट्रेशन एक टाइप से, मतलब कैसे होने चाहिए कि नेगोशिएशंस, मतलब वॉर नहीं करें हम लोग, आर्बिट्रेशन मेथड से हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे. अब देखो ये सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं, ये सारी चीजें मैं ये बता रही हैं दैट विच काइंड ऑफ पॉलिसी इंडिया इज हैविंग एंड व्हाट यू आर एबल टू गेट द बेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दैट इज पीस एंड को एग्जिस्टेंस, राइट, इन विच वी आर एक्सेप्टिंग अदर कंट्रीज एग्जिस्टेंस ऑल्सो. We are not considering ourselves superior,
right? Any country is having small population, small area, we are not considering it inferior. We are trying to give respect to sovereignty of all the states. We are trying to give honor to all the states, and we will try to maintain a honorable and just relation with other nations. So these things are mentioned in the directive principles of state policy. अब directive principles क्या होते हैं? I hope all these things you have discussed and studied in 11th class, है ना? तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते समय डायरेक्ट करते हैं कि हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. अब देखो, ये जब गाइडिंग वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी, सो इट विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज फैक्टर्स इन इट्स पॉलिसी, राइट? होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट is the provision in our constitution related to the foreign policy of our country, right? So first part we have discussed, and today basically formally what we will discuss the policy of non alignment. Base I think आप लोगों को क्लियर है कि हमारी कंट्री की पोजीशन उस टाइम पे कैसी थी, वर्ल्ड का सिनेरियो क्या था, राइट? सो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, व्हाट वाज इट? द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस. It was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर था बेसिकली वो कैसा था? हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर था एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रोवाइड किया? एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल प्रोवाइड करवाया अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, है ना? कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट भी, मतलब उपनिवेशवाद के अगेंस्ट भी, जो हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारी टेरिटरीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना? उसके अगेंस्ट में क्या था? एक स्ट्रगल था, वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल था. और उस वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का एक पार्ट था, मतलब इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो क्या था? जो वर्ल्ड में उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रहे थे, उसका एक पार्ट था हमारी कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियंस एंड अफ्रीकन कंट्रीज. अब देखो क्या होता है, आपने सुना होगा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना? तो सेम पॉलिसी, इट मीन्स देखो क्या हुआ कि जब इंडिया जैसी कंट्रीज दे वर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, और हम लोग इंडिपेंडेंट हो भी गए, है ना, बाय ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री पे क्या पड़ा? जो यूरोपियन, जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज थी, कि अब उन्होंने भी यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से खुद को फ्री करवाना शुरू कर दिया, है ना? अब देखो वैसे ये टू टर्म्स क्या होती हैं, कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, क्या डिफरेंस होता है? कॉलोनियलिज्म बेसिकली क्या होता है? जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करती है. देखो ब्रिटिशर्स ने हमें खूब एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, सारे रिसोर्सेज को लेके चले गए, बट कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि इंडिया के पार्ट को ब्रिटेन में मर्ज कर दिया. इट मीन्स जब उस कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो उसी कंट्री की रहती हैं, लेकिन उसके रिसोर्सेज को कोई और कंट्री एक्सप्लॉइट करती है, ये क्या होता है? कॉलोनियलिज्म. और इंपेरियलिज्म क्या होता है? जब एक कंट्री अपने एक्सपेंशन के लिए दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी को अपने में मर्ज करती है, वो होता है इंपेरियलिज्म. और ये दोनों ही उस टाइम पे वर्ल्ड में बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेंडेड थी. तो जब हमारी कंट्री ने कॉलोनियलिज्म को ओवरथ्रो कर दिया, सो इट गिव अ, you can say it give a chance also, it give a motivation also to all those African and Asian countries, right? Prior to India's independence, there were contacts between nationalist leader of India and those of other colonies. और इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? कॉन्टेक्ट्स होते थे, किस किस के बीच में? हमारे नेशनल लीडर्स के बीच में इंडिया के, और जो दूसरी कॉलोनीज होती थी उनके बीच में, यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. और ये कॉन्टेक्ट्स क्यों होते थे? क्यों होते थे? क्योंकि सबका गोल तो सेम ही था ना, और वो गोल क्या था? सबका गोल वही था, कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म से फ्री करवाना खुद को, राइट? द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंकेज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियन स्ट्रगल, इंडियन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. मतलब आप लोगों ने कंटेक्स्ट में कभी पढ़ा होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में भी गए थे हेल्प लेने के लिए, है ना? तो मतलब वो जो क्या कर रहे थे, हम सी को क्रॉस करके दूसरी कंट्री के साथ जब लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीजें में क्या दिखाती हैं? दैट एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर हैविंग लिंक्स विद अदर कंट्रीज, राइट? एंड द कंट्रीज ओवरसीज कंट्रीज ऑल्सो, ओके?
अब देखो, द फॉरेन पॉलिसी of a nation reflects the interplay of domestic and external factors. जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करती है हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, राइट? अब देखो, therefore the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. अब देखो, सबसे इम्पैक्ट जिस चीज का सबसे ज्यादा पड़ा था हमारी कंट्री के मतलब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो क्या था? वो था हमारी कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल। और फ्रीडम स्ट्रगल ने कहीं ना कहीं हमें वो गाइडिंग वैल्यूज प्रोवाइड करवाई कि हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, राइट? जैसे हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पैक्ट देखा कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। In the same manner, our country freedom struggle has given us values that which kind of foreign policy we should adopt. But India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War. मतलब coincidentally क्या हो गया? जैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की उसी टाइम पे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो गया, है ना? As you read in the first chapter of the book Contemporary World Politics, जिसको आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्टडी करोगे। अब देखो, कोल्ड वॉर क्या था? वही जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट? और इसको देखो, कोल्ड वॉर क्यों बोला गया? देखो, वॉर तो था बट कोल्ड वॉर क्यों था? मतलब शीत युद्ध क्यों था ये शीत युद्ध? क्योंकि इस वॉर ने कभी एक्चुअल वॉर में ट्रांसफॉर्म होने का चांस गेन ही नहीं किया। अगर ये कोल्ड वॉर कभी रियल वॉर में कन्वर्ट हो जाता तो इतने लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता, शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन ने उतना लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन कभी नहीं देखा था, राइट? लेकिन वो बेनिफिट ये रहा कि ये कोल्ड वॉर एक्चुअल वॉर में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाया। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई इंडिया के साथ कि जैसे ही हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की वैसे ही क्या हो गया? वर्ल्ड में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, राइट? और अब देखो फिर क्या हुआ? दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एट ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय सुपर पावर्स द यूएस एंड यूएसएसआर। और क्या हो गया? पूरा का पूरा वर्ल्ड टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ एक सुपर पावर यूएसए और दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर दैट वाज यूएसएसआर, राइट? द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट्स लाइक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। अगर आप लोगों को ना पता हो तो 24 अक्टूबर 1945 that was the date on which we established UN, United Nation. UNO का नेम सुना होगा ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो हम लोगों ने क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशंस बनाया था। और लीग ऑफ नेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या था? लीग ऑफ नेशंस का ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड में कोई ऐसा एक और वॉर हैपन ना हो, है ना? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ टाइम के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, राइट? तो इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो हमने क्या किया? एक ऐसा ही हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची जो अभी जिसका काम होगा वर्ल्ड में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करना। एंड लकीली यूएनओ इज वर्किंग टिल नाउ, राइट? बिकॉज वी हैवंट सीन एनी थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड इट इज एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, इट्स गोल्स ऑल्सो, राइट? तो अब देखो फिर क्या हुआ? उसके अलावा वर्ल्ड में क्या चल रहा था? और भी डेवलपमेंट चल रहे थे, जैसे यूएनओ की एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। क्योंकि देखो, यूएसए ने जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक किया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो अब क्या यूएसएसआर चुप बैठेगा? क्योंकि वो भी तो ये दिखाएगा ना कि वर्ल्ड में मैं दूसरी सबसे बड़ी पावर हूं। अगर यूएसएसआर करेगा फिर चाइना शुरू कर देगा, जब चाइना करेगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे कि हमारे पड़ोसी ने कर दिया तो हमें भी चुप नहीं बैठना, है ना? जब हम करेंगे तो पाकिस्तान, यानी कि फिर क्या होगा? एक सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, राइट? द एमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एंड द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। अब क्या हो रहा था? एक तो कोलोनाइजेशन मतलब बड़ी कंट्रीज छोटी को कंट्रोल कर रही थी। अब डीकोलोनाइजेशन क्या हो रहा है कि अब छोटी जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनी बनी हुई थी, अब वो डीकोलोनाइज्ड हो रही हैं, खुद को फ्री करवा रही हैं। So India's leadership had to pursue its national interest within the prevailing international context. और इसलिए हमें क्या करना था? अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना था, कंप्लीट करना था उसी वर्ल्ड के सिनेरियो में जो उस टाइम पे चला हुआ था। फाइन। अब देखो यहाँ पे आपको एक कार्टून की फॉर्म में क्या गिवन है? इट्स द 4th चैप्टर एंड इट्स नेहरू वंस अगेन। एक बार फिर आप नेहरू के बारे में रीड कर रहे हो। वॉज ही अ सुपरमैन और व्हाट? और हैज हिज रोल बीन ग्लोरीफाइड?
क्या आपको लगता है कि उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट था? क्या उन्होंने वो सुपरमैन थे कि हर एक चीज में उनका इतना कंट्रीब्यूशन है, या फिर उनको ग्लोरीफाई यानी ओवर इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की गई है? राइट, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन आंसर इट ऑन बाय ओन. अब देखो नेहरू का रोल क्या था, अब हम यही रीड करने वाले हैं कि क्या उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, और एक्चुअली ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. राइट, अब देखो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा. अब देखो क्या है, उन्होंने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी कंट्री में क्या सेट करने में, हमारा नेशनल एजेंडा. राइट, ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर. वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे. Thus, both the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. क्योंकि देखो वो क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर भी खुद थे और प्राइम मिनिस्टर भी खुद थे. इसीलिए उन्होंने क्या किया, फॉर बीइंग बोथ ऑफ द थिंग्स, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया. किसको इन्फ्लुएंस किया, हमारी पॉलिसीज की फॉर्मेशन को भी और उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को भी, कि वो पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होंगी हमारी कंट्री में. एंड बिकॉज हिज टाइम पीरियड वाज 1946, क्योंकि जब 1946 था तो हमारी कंट्री में अंतरिम गवर्नमेंट बन गई थी. ऑल्दो वी वर हैविंग एक्चुअल इलेक्शन इन 1952, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. राइट, बट 1946 में जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी, फ्रॉम दैट टाइम ही वाज कंट्रोलिंग द कंट्री. और 1964 जब तक उनकी डेथ होती है, ही वॉज द लीडर जिन्होंने हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है. राइट, अब क्या था, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसीज वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी. अब उन्होंने जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाई ना, उसमें बेसिकली 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे. और वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, एक तो था वॉज टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, यानी जो हमने इतनी बड़ी मुश्किल से सोवरेनिटी गेन किया ना, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना. अब ये सोवरेनिटी होती क्या है भाई, सोवरेनिटी मतलब होता है ये स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अगर आप लोगों को स्टेट का मीनिंग नहीं पता, सो इन द प्लेलिस्ट ऑफ 11th क्लास यू कैन चेक इट. इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, द फर्स्ट क्लास इज देयर, यू कैन स्टडी इट. ओके, अब देखो स्टेट क्या था बेसिकली, कि स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोवरेनिटी. सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है जब कोई स्टेट कंप्लीटली फ्री होता है अपने इंटरनल मैटर्स में भी और एक्सटर्नल मैटर में भी. ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का, कि वो जो सोवरेनिटी हम लोगों ने इतने लार्ज स्केल पे सेक्रीफाइसेस देके अर्न किया ना, वो हमें लूज नहीं करनी है, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है. उसके अलावा क्या करना है, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमारी टेरिटरीज है उनकी इंटीग्रिटी को, एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे, कोई एक पार्ट दूसरे को अपने अंदर सबमर्ज ना करे, तो उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें मेंटेन करके रखना था. एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या थी उस टाइम पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन करना, कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन कैसे करेंगे. फाइन, उसके बाद फिर क्या, नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रैटेजीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट. और यही वो चीज थी जिसको हम, अगर हम मान लें किसी बड़े ग्रुप में इंक्लूड हो जाते तो हम ये सारे ऑब्जेक्टिव गेन कर ही नहीं पाते. इसीलिए नेहरू ने क्या किया, इसीलिए नेहरू ने इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करने का, अचीव करने का एक मेथड कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लिया, और दैट वाज नॉन अलाइनमेंट. There were, of course, parties and groups in the countries that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US, because the bloc claimed to be pre-democracy, अब pro-democracy. हालांकि कुछ लीडर्स का क्या मानना था, एक्सेप्ट नेहरू, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मर्ज हो जाना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, नॉट मर्ज, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए यूएस ब्लॉक का. और क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी है, क्योंकि उसने डेमोक्रेसी की एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड करवाई है. राइट, अमंग दोज हु थॉट दैट दीज लाइन्स वर लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर, सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज विच वर अपोज टू कम्युनिज्म. अब देखो कौन से लोग बोलेंगे कि हमें कैपिटलिज्म के साथ जाना चाहिए, कौन से लोग बोलेंगे, ऑफ कोर्स द पीपल हु वर अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. राइट, और वो लोग क्या चाहते थे, ऑल्सो वॉन्टेड इंडिया टू फॉलो अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी.
अब वही लोग चाहते थे ना कि इंडिया को एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जो यूएस वाली हो, राइट? क्योंकि यूएस क्या है, डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। दीज इंक्लूडेड द भारतीय जनसंघ, लेटर स्वतंत्र पार्टी। अब देखो इसमें कौन कौन से इंक्लूड थे, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये सब इंक्लूड थे। बट नेहरू ने क्या किया, बट नेहरू पोजेस्ड कंसिडरेबल लीव इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, नेहरू का कंट्रोल बहुत ज्यादा था हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, because we have understood, because he was the prime minister also and along with that he was foreign minister also, right? इसीलिए उनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत लार्ज स्केल पे था हमारी कंट्री के। Got it? And just because of that, what was happening? Just because of that, he was able to establish a strong control, and we are able to see clear imprints of Nehru's ideologies over the foreign policy of our country, right? अब देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर भी वर्डिंग मेंशन है जवाहरलाल नेहरू की, that our general policy is to avoid entanglement in power politics and not to join any group of power as against any other group. The two leading group today as the Russia bloc and the Anglo-American bloc, we must be friendly to both and yet not to join either. Both America and USA are extraordinarily suspicious of each other as well as of other countries. This makes our path difficult and we may well be suspected by each of learning towards the other. This cannot be helped. इसलिए उन्होंने देखो क्लियरली वर्डिंग में क्या लिखा, क्लियरली उन्होंने वर्डिंग्स में लिखा कि आज का वर्ल्ड कैसा है कि दो ब्लॉक्स हमारे सामने बने हुए हैं, बट हम एक के साथ नहीं जा सकते, हम एक को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों सस्पिशियस हैं एक दूसरे के रिगार्डिंग, दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, और अगर हमने ऐसा कोई पाथ अडॉप्ट कर भी लिया तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, राइट? बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे से लर्निंग करनी है, हमें एक दूसरे पर सस्पेक्शन नहीं करना, शक नहीं करना है। और अगर हम एक में जाएं, एक पार्ट में इंक्लूड हो जाएं, दैट इज नॉट गोना हैपन, दैट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू इंडियन पोजीशन। फाइन, सो आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड पार्ट, नेहरू का क्या रोल था हमारी कंट्री में, नॉन अलाइनमेंट क्या था, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। जो टू कैंप्स थे हमारे कौन कौन से, अब मिलिट्री कैंप, नाटो का नेम आप लोगों ने सुना होगा रशिया यूक्रेन फाइट में, है ना? तो वो मिलिट्री कैंप्स कौन कौन से बन रहे थे, कैसे हम लोगों ने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखी, दैट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. But if you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section. Okay, we will meet in next video. Till then, take care, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.